हेलो व्यूवर्स, एलिमेंट्री पार्टिकल फिज़िक्स के इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप सभी देख रहे हैं एमेटियर ट्यूटोरियल। तो आज मैं डिराक के एंटाई पार्टिकल्स और पॉली के न्यूट्रिनोज़ के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। 1930 से 1956 के बीच का जो दौर था वो एंटाई पार्टिकल्स के लिए था। 1926 तक नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पूरे तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका था। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स को कंबाइन कर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के मैथमेटिकल मॉडल को इस्टेब्लिश करने का चैलेंज थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट्स के सामने था। तो इसके संदर्भ में क्लेन एंड गॉर्डन ने अपना पहला इक्वेशन पब्लिश करा जो कि स्पिन जीरो पार्टिकल्स के लिए था। फिर पॉल डिराक अपने डिराक इक्वेशन के साथ आए जो कि स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए था। तो यह है हमारा एनर्जी मोमेंटम रिलेशन स्पेशल रिलेटिविटी का। इससे हमें यह पता चलता है कि एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स भी हैं और निगेटिव एनर्जी स्टेट्स भी हैं। E इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4। यहाँ प्लस एंड माइनस है, यानी पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स अगर हैं तो निगेटिव एनर्जी स्टेट्स भी होंगे। अब किसी भी सिस्टम का ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो लोअर एनर्जी के डायरेक्शन में इवॉल्व करे। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो बहुत सारा एनर्जी रेडिएट करके नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स में जाना चाहेगा। तो डिराक ने अपने इक्वेशन को बचाने के लिए यह एज्यूम करा कि जो नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के सी से फिल्ड हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के समुद्र से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स से नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स फिल्ड हैं। ये जो सी है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, वो यूनिफॉर्म है और इसलिए वो किसी भी चीज़ पे फोर्स नहीं लगाता है और हम लोग उसे इसलिए ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। ऐसा उन्होंने अपनी डिराक होल थ्योरी में बताया। इस थ्योरी को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। तो यहीं से उन्होंने एक्सप्लेन करा कि जो अगर कोई होल होगा उस सी में, डिराक के सी में अगर कोई होल होगा तो वो होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा और उन्होंने प्रेडिक्ट करा कि ये पॉजिट्रॉन होंगे, एंटाई पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो 1931 में एंडरसन ने पॉजिट्रॉन को डिस्कवर करा। 40s के दशक के दौरान फेनमैन और स्टैकलबर्ग ने यह मैथमेटिकल फार्मूलेशन करा कि जो निगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस हैं वो किसी दूसरे पार्टिकल के लिए पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स होंगे। यानी हमारे लिए जो निगेटिव एनर्जी स्टेट्स हैं वो किसी और पार्टिकल के लिए पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स होंगे। हमारे लिए पॉजिट्रॉन जो है वो निगेटिव एनर्जी स्टेट्स में आता है। ठीक है, अब अगर कोई यूनिवर्स ऐसा है जहाँ पर सब कुछ पॉजिट्रॉन से मिलकर बना है, जैसे हमारे इस यूनिवर्स में सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स से बना है, तो हमें यह लगता है कि पॉजिट्रॉन जो है वो निगेटिव एनर्जी स्टेट्स में होगा। तो उसी तरीके से अगर कोई यूनिवर्स ऐसा होगा जिसमें सब कुछ पॉजिट्रॉन से मिलकर बना होगा तो उस यूनिवर्स के लिए इलेक्ट्रॉन निगेटिव एनर्जी स्टेट्स में होगा, है ना। तो उन्होंने मैथमेटिकली, फेनमैन और स्टैकलबर्ग ने मैथमेटिकली ये प्रूव किया कि जो हमारे लिए निगेटिव एनर्जी स्टेट्स हैं वो किसी और पार्टिकल के लिए पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स हैं। यानी कि अब ये इस्टेब्लिश हो चुका था कि फॉर एवरी पार्टिकल देयर मस्ट एग्जिस्ट अ कॉरस्पॉन्डिंग एंटाई पार्टिकल। हर एक पार्टिकल के लिए, हर एक कण के लिए एक मेल खाता हुआ एंटाई पार्टिकल होना ज़रूरी है जिसका मास बिल्कुल सेम होगा उस मेल खाते हुए कण से। यानी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक एंटाई इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन है तो उसका एक एंटाई प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन है तो उसका एक एंटाई न्यूट्रॉन होगा, फोटॉन है तो उसका एक एंटाई फोटॉन होगा।
और इस फोटोन और एंटी फोटोन का मास जो होगा वो सेम होगा, बट इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो डिफरेंट होगा। अब फोटोन के केस में तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता नहीं है, वो न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन के केस की बात करते हैं। अगर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो एंटी प्रोटॉन जो होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा। हमारा इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो जो एंटी इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से आर्बिट्ररी है कि किस पार्टिकल को आप पार्टिकल बोलेंगे और किस पार्टिकल को आप एंटी पार्टिकल बोलेंगे। हमारे इस यूनिवर्स में जो भी मैटर है वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, इसलिए हम लोग पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा यूनिवर्स हो जहाँ पर सब कुछ एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा, तो उस यूनिवर्स के लिए वो एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन जो होगा नॉर्मल होगा, नॉर्मल पार्टिकल होगा, नॉर्मल कण होगा। और उनके लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन, हमारा प्रोटॉन और हमारा न्यूट्रॉन है वो एंटी पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, फिर 1955 में पहली बार एंटी प्रोटॉन ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली एट ब्रेकली बेवरट्रॉन, एंड एंटी न्यूट्रॉन भी वहीं पे डिस्कवर किया गया उसी जगह पर। तो जो हमारे एंटी पार्टिकल्स हैं उन्हें हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो या तो आप उनके सिंबल पर एक बार लगा के उन्हें डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप उनके साइन को, इलेक्ट्रिक चार्ज के साइन को ऑपोजिट कर कर उन्हें डिनोट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग E- से डिनोट करते हैं, तो एंटी इलेक्ट्रॉन जो हमारा है यानी पॉजिट्रॉन, उसे हम लोग E+ से डिनोट कर सकते हैं। अब अगर हमारा प्रोटॉन है जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो एंटी प्रोटॉन को हम लोग P* से डिनोट कर सकते हैं। हमारा न्यूट्रॉन है जिसे हम लोग N से डिनोट करते हैं, तो हमारे एंटी न्यूट्रॉन जो है उसे हम लोग N* से डिनोट कर सकते हैं। अब जो हमारा फोटोन है जिसे हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, तो हमारा जो एंटी फोटोन होगा उसे हम लोग गामा* से डिनोट कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा हमारा सिंबल होगा एंटी पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के लिए। अब ये सवाल आता है कि जब न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और एंटी न्यूट्रॉन जो है वो भी न्यूट्रल है, तो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये एक न्यूट्रॉन है और दूसरा वाला एंटी न्यूट्रॉन है? मास तो सेम होगा और चार्ज ऑपोजिट होना चाहिए एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में। तो हम लोग ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये न्यूट्रॉन है और ये एंटी न्यूट्रॉन है? तो न्यूट्रॉन जो है वो उसका चार्ज नेट चार्ज नहीं होता, बट उसका एक चार्ज स्ट्रक्चर होता है, वो क्वार्क से मिलकर बनता है ना। तो इसके सेंटर में पॉजिटिव क्वार्क होते हैं और एजेस में निगेटिव क्वार्क्स होते हैं। तो ये जो होगा ये ऑपोजिट होगा एक एंटी न्यूट्रॉन के लिए, यानी कि एक एंटी न्यूट्रॉन के सेंटर में निगेटिव चार्ज होगा और एजेस में पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके अलावा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो भी ऑपोजिट होगा एंटी न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के मुकाबले। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्रॉसिंग सिमेट्री पे। ये एक जनरल प्रिंसिपल है पार्टिकल फिज़िक्स में, एक बहुत ही काम का सिद्धांत है ये। आपको एक ये एज्यूम करना है कि एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, A+B जो है वो C+D बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग B को दूसरी साइड ले जाएं, यानी लेफ़्ट साइड से राइट साइड ले जाएं, तो आप देख सकते हैं फिगर में कि B के ऊपर बार मैंने यूज़ किया है जब हम लोग B को राइट साइड ले गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी भी पार्टिकल को क्रॉस कर देते हैं दूसरी तरफ, रिएक्शन के दूसरी तरफ, तो उसे हम लोग उधर उसके एंटी पार्टिकल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे A एक पार्टिकल है, B एक दूसरा पार्टिकल है, और ये रिएक्शन के बाद C+D दो पार्टिकल्स हमें मिल रहे हैं। तो अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा है कि LHS में जो B है उसे हम लोग RHS में ले गए हैं, यानी B जो यहाँ पे पार्टिकल था अब वो राइट हैंड साइड में जाकर एंटी पार्टिकल बन जाएगा। यानी यह प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, इफ़ एनी रिएक्शन इज़ नोन टू ऑकर,
then any of the particles can be crossed over to the other side of the equation provided it is turned into its anti-particle and the resulting interaction will also be allowed. तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि A प्लस बी टेंड्स टू C प्लस डी, ऐसा एक रिएक्शन है और हम लोग B को अगर लेफ़्ट साइड से राइट साइड ले जाएं और उसे हम लोग उसके एंटी पार्टिकल के फॉर्म में लिख दें, तो ये रिएक्शन भी अलाउड है, ये रिएक्शन भी हो सकता है। अब यहाँ कंडीशन है कि जो A का वेट होना चाहिए वो B बार C और D के वेट से कम नहीं होना चाहिए। तब तक जब तक काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से एक्सीड ना करे, है ना। हमने एनर्जी और मास का रिलेशन देखा है, तो जो मास होना चाहिए वो दोनों साइड के रिएक्शन के दोनों साइड में सेम होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ना कुछ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से एक्सीड करना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। यानी या तो कंजर्वेशन ऑफ मास होना चाहिए, या फिर अगर मास में थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है तो वो मास जो है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी ये रिएक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉसिंग सिमेट्री पे ही एक उसका एक एप्लीकेशन है। ये जो रिएक्शन है गामा प्लस इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गामा प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना, ये कॉम्पटन स्कैटरिंग का रिएक्शन है, ठीक है। अब नीचे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है, और ये जो है ये रिएक्शन हमें 2 गामा फोटॉन्स दे रहा है। इसे हम लोग पेयर एनिहिलेशन कहते हैं। पेयर एनिहिलेशन मतलब कि अगर एक पार्टिकल है, एक एंटी पार्टिकल है, तो वो आपस में मिलकर हमें एनर्जी देगा, यानी फोटॉन्स देगा, है ना। वो एनिहिलेट हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एनर्जी हमें गामा फोटॉन्स के रूप में मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऊपर वाले रिएक्शन में जो हमारा गामा प्लस इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गामा प्लस इलेक्ट्रॉन था, अगर उसमें हम लोग गामा को दूसरी साइड ले जाएं तो वो गामा बार हो जाएगा, है ना, यानी गामा फोटॉन एंटी फोटॉन हो जाएगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग दूसरी साइड ले जाएं तो वो पॉजिट्रॉन हो जाएगा। तो ये दोनों ही रिएक्शंस एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं, बट लेबोरेटरी में ये दोनों प्रोसेसेस बिल्कुल ही अलग हैं, बिल्कुल ही अलग फेनोमेना है ये, ठीक है। एक है कॉम्पटन स्कैटरिंग और एक है पेयर एनिहिलेशन, ठीक है। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि व्हाई द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज मेड ऑफ ऑर्डिनरी मैटर, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं नहीं डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है, कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें सब कुछ ऑर्डिनरी मैटर से क्यों मिलकर बना है, एंटी पार्टिकल से बना हुआ कोई चीज़ हमें क्यों ऑब्जर्व नहीं होता। तो पहली बात तो ये कि एंटी पार्टिकल से अगर कुछ भी बना हुआ मिलेगा तो वो एनिहिलेट हो जाएगा हमारे ऑर्डिनरी मैटर के साथ, और अल्टीमेटली हमें सिर्फ और सिर्फ मैटर ही मिलेगा। फिर भी अगर आपको इसका डिटेल आंसर पढ़ना है तो यहाँ पे एक रेफरेंस मैंने लिख रखा है, विल्जेक्स आर्टिकल इन साइंटिफिक अमेरिकन दिसंबर 1980। आप इसे चेक कर सकते हैं और इस रेफरेंस को आप थॉरली पढ़ सकते हैं। सो एंटी पार्टिकल्स में इतना ही। अब हम लोग आ जाते हैं अपने न्यूट्रिनोज पर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि हर पार्टिकल के लिए एक एंटी पार्टिकल होगा। क्रॉसिंग सिमेट्री का हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने रिएक्शंस को लिखने में, और हर पार्टिकल के एंटी पार्टिकल को हम लोग कैसे सिंबलाइज करेंगे, उसके ऊपर या तो बार लगा देंगे या फिर उसके साइन को, चार्ज का जो साइन है उसे ऑपोजिट कर देंगे। मास बिल्कुल सेम होगा पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ तक है। ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल के बारे में सबसे पहले डिराक ने मैथमेटिकली सॉल्व करते करते उन्हें सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस मिले थे, और उन्होंने ही एक्सप्लेन करने के लिए डिराक होल थ्योरी दी, और डिराक होल थ्योरी की हेल्प से उन्होंने पॉजिट्रॉन को प्रेडिक्ट करा। ये पूरा मैथमेटिकल मॉडल मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, ठीक है। आप चाहे तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के पूरे सीरीज़ को देख सकते हैं आप। क्लेन गॉर्डन इक्वेशन से मैंने शुरुआत करी है, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, देन प्रोबेबिलिटी एंड करंट डेंसिटी, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ क्लेन गॉर्डन, एंड देन डिराक इक्वेशन। डिराक इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा मैट्रिसेस जो आते हैं उनके ऊपर डिस्कशन मैंने करी है। फिर स्पिन कैसे निकल कर सामने आता है इसके ऊपर मैंने डिस्कशन करी है। फिर
solution, free particle solution of Dirac equation, probability and current density in Dirac equation, then एंगुलर मोमेंटम और हैमिल्टोनियन आपस में कम्यूट नहीं करता है और कैसे उसमें स्पिन को ऐड, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम को हमें ऐड करना पड़ता है, उसके बाद वो हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है। इन सब पर मैंने चर्चा करी। और फिर फाइनली डिराक होल थ्योरी एंड पैरिटी के ऊपर मैंने डिस्कशन करी है। तो पैरिटी इज़ कोवेरिएंस अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इसके ऊपर मैंने डिस्कशन करी है। ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो था। तो आप इस पूरे सीरीज़ को चाहे तो देख सकते हैं एंटी पार्टिकल्स के मैथमेटिकल मॉडल को जानने के लिए। इसके बाद जो फेनमैन स्टैकलबर्ग फॉर्मूलेशन है, जिसमें निगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन को दिखाया गया है कि वो किसी दूसरे पार्टिकल के लिए पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन है, इसके ऊपर मैंने कोई चर्चा नहीं करी है। ठीक है, तो इसे भी आप चाहे तो पूरे अच्छे से पढ़ने के लिए आप इसे भी पढ़ सकते हैं। सो एंटी पार्टिकल्स में ओवरऑल इतना ही। आपको क्रॉसिंग सिमेट्री दिमाग में रखनी है और कैसे सिंबलाइज करते हैं ये दिमाग में रखना है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अपोजिट होता है और चार्ज अपोजिट होता है एंटी पार्टिकल्स का, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि एंटी पार्टिकल्स आपका क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे रोल में आया। अब हम लोग आ जाते हैं न्यूट्रिनोज़ पे। न्यूट्रिनोज़ जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ा आएगा इसे डिस्कस करने में। तो 1930 से 1962 के बीच का जो दौर था वो था न्यूट्रिनोज़ का दौर। तो बीटा डिके में एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, सपोज़ कि ए, वो एक लाइटर न्यूक्लियस में यानी कि एक डॉटर न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म होता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। ए टेंड्स टू बी प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा बीटा डिके का रिएक्शन है। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी अगर एनर्जी हम लोग फाइंड करें तो इस इक्वेशन से हम लोग उसकी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। E इक्वल्स टू एम स्क्वायर ए माइनस एम स्क्वायर बी प्लस एम ई स्क्वायर बाई 2ma होल इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, बट जब एक्सपेरिमेंट्स किया गया तो ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो वैरी कर रही है ना। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम लोग उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, और ये एनर्जी जो है वो वैरी कर रही है। तो ये जो रिज़ल्ट था ये काफ़ी डिस्टर्बिंग था और पॉली ने सजेस्ट करा कि वहाँ पे कोई एक और पार्टिकल है जो एमिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, और वो पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसी वजह से चार्ज कंजर्व हमें दिख रहा है और वो बहुत ही लाइटर मास का है। इस वजह से उसे ऑब्ज़र्व करने में हमें प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो पॉली ने पहले इसे प्रपोज़ किया कि इसका नाम न्यूट्रॉन होना चाहिए, बट 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को फाइंड करा। ये थोड़ा हेवी था पॉली के पार्टिकल से, तो उन्होंने ये नाम रख लिया न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब फर्मी ने बीटा डीके की एक थ्योरी प्रेजेंट करी और उन्होंने पॉली के पार्टिकल को न्यूट्रिनो नाम दिया। वो बिल्कुल सहमत थे पॉली के इस प्रेडिक्शन से कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कोई और पार्टिकल भी है जो कि एमिट हो रहा है और वो न्यूट्रल है, इसलिए वहाँ पे चार्ज कंजर्व दिख रहा है हमें, चार्ज कंजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और वो काफ़ी लाइट है, बहुत लाइट मास का है, इसलिए उसे एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व करने में ईज़िली एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और यही रीज़न है कि जो वहाँ पे मिसिंग एनर्जी है ना, वो इसी पार्टिकल के पास है, इसीलिए वहाँ पे कुछ एनर्जी मिसिंग है। क्योंकि उस इक्वेशन से तो हम लोग मैक्सिमम एनर्जी दे रहे थे, बट एक्सपेरिमेंटली जो एनर्जी हमें मिल रही थी वो डिफरेंट मिल रही थी, है ना, वो वैरी कर रही थी, वहाँ पे कुछ एनर्जी मिसिंग था। ये एनर्जी कहाँ जा रहा था, यही मैटर ऑफ कंसर्न था। तो फाइनली पॉली और फर्मी ने ये बताया कि न्यूट्रिनो भी वहाँ पे निकल रहा है, ये बहुत लाइट मास का है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हमारा मॉडर्न टर्मिनोलॉजी था उसमें हम लोग ये बोल रहे थे कि फंडामेंटल डीके जो होगा, बीटा डीके जो होगा, उसमें एक न्यूट्रॉन जो होगा वो एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो में चेंज होगा। ठीक है, एंड टेंड्स टू P प्लस
ई माइनस प्लस म्यू बार, है ना। म्यू बार जो है वो एंटी न्यूट्रिनो के लिए है, सॉरी एंटाई न्यूट्रिनो के लिए है, ठीक है। अब पावेल के पिक्चर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब हम लोग मेसॉन्स की बात कर रहे थे, कि पावेल ने ये बताया था कि जो कॉस्मिक रेज हैं उसमें दो टाइप्स के पार्टिकल्स हैं, म्यूऑन एंड पायोन। पायोन जो है वो अपर एटमॉस्फेयर में है और म्यूऑन जो है वो सी लेवल में पाया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि जो पायोन जब डिसइंटीग्रेट करता है तो म्यूऑन जो है वो 90 सेकेंड्स उसका डायरेक्शन चेंज होता है। 90 सेकेंड्स यहाँ पे एंगल की बात मैं कर रहा हूँ, ये चेंज होता है ओरिजिनल पायोन डायरेक्शन से, ठीक है। अब ये किसी कॉलिजन का रिजल्ट नहीं है, उन्होंने ये बताया कि ये किसी कॉलिजन का रिजल्ट नहीं है, वहाँ पे भी एक पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है डिसइंटीग्रेशन की वजह से, डीके की वजह से, और ये पार्टिकल जो है किसी भी तरह का फुटप्रिंट नहीं छोड़ रहा है ना। ये लाइट मास का है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरीके का फुटप्रिंट हमें नहीं मिल रहा है, कोई सुराग हमें नहीं मिल रहा है इस पार्टिकल का। बट यहाँ पे ये जो 90 सेकेंड्स का डेविएशन है उसके डायरेक्शन में, पायोन के डिसइंटीग्रेशन पे जो म्यूऑन निकल रहा है उसके म्यूऑन के डायरेक्शन में जो 90 सेकेंड्स का डेविएशन है वो इसी वजह से है, क्योंकि वहाँ पे एक और पार्टिकल एमिट हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये रिएक्शन दिया कि पाई टेंड्स टू म्यू प्लस न्यू, ठीक है। सो पाई डिसइंटीग्रेट होकर म्यू प्लस न्यू देगा, यानी एक पायोन जो है वो डिसइंटीग्रेट होकर एक म्यूऑन और एक न्यूट्रिनो हमें देगा, ये पता चला। फिर कुछ मंथ्स के बाद ये पाया गया कि म्यूऑन डिसइंटीग्रेट होकर एक इलेक्ट्रॉन और दो न्यूट्रिनोज देगा, ये एनर्जी से पता लगाया गया। बाय 1950 तक ये थ्योरेटिकली ये पता लगाया गया था कि यहाँ पर थ्योरेटिकली ये प्रेडिक्ट किया गया था कि न्यूट्रिनोज एग्जिस्ट करते हैं, बट एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई नहीं हुआ था, क्योंकि रिएक्शंस में कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे, ये डिके नहीं करते थे, लाइट मास के होते थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते थे, और इन्हें सिर्फ अभी तक थ्योरेटिकली कंजर्वेशन लॉज के को बचाने के लिए यूज़ किया जा रहा था। तो फाइनली मिड 50s में सवाना रिवर न्यूक्लियर रिएक्टर इन साउथ कैरोलिना में कावान एंड रेनिस ने एक लार्ज टैंक ऑफ वाटर का सेटअप किया और वहाँ पर वो इन्वर्स बीटा डीके रिएक्शन को ऑब्ज़र्व कर रहे थे। मैंने अभी बताया कि जो बीटा डीके रिएक्शन था मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में उसे हम लोग कैसे बोलेंगे कि न्यूट्रॉन जो है वो डीके करेगा एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटाई न्यूट्रिनो में। तो इसे रिवर्स अगर हम लोग कर दें तो ये क्या होगा कि एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक और एक एंटाई न्यूट्रिनो मिलकर हमें एक न्यूट्रॉन देगा। ये इन्वर्स बीटा डीके रिएक्शन है, ठीक है। अब क्रॉस सिमेट्री का यूज़ कर कर अगर हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरी साइड भेज दें, है ना, तो वो एक पॉजिट्रॉन बन जाएगा। तो वही रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एट देयर डिटेक्टर द एंटाई न्यूट्रिनो फ्लक्स वाज कैलकुलेटेड टू बी 5 × 10⁻13 पार्टिकल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और उन्होंने इसके साथ ही एक बहुत अच्छा मेथड ढूंढ निकाला पॉजिट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए, और इसी रिज़ल्ट के साथ, इसी एक्सपेरिमेंट के साथ ये कंफर्म हो गया कि न्यूट्रिनोज एग्जिस्ट करते हैं। अब फिर से वही बात कि हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे एक न्यूट्रिनो और एक एंटाई न्यूट्रिनो को। तो इसके लिए डेविस एंड हैर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट करा कि उन्होंने जो हमारा बीटा डीके रिएक्शन था, इन्वर्स बीटा डीके रिएक्शन, उसे फिर से करने की कोशिश करी, और इस बार हम लोग इलेक्ट्रॉन को दूसरी साइड क्रॉसिंग सिमेट्री का यूज़ कर कर इलेक्ट्रॉन को दूसरी साइड नहीं भेजेंगे, इस बार हम लोग अपने एंटाई न्यूट्रिनो को दूसरी साइड भेजेंगे। तो जब एंटाई न्यूट्रिनो को रिएक्शन की दूसरी साइड भेजा गया तो वो न्यूट्रिनो बन गया, है ना। और इस रिएक्शन को पाया गया कि ये पॉसिबल है और सेम रेट पे हो रहा है, ठीक है। अब ये
चेक किया गया कि अगर हम लोग क्रॉसिंग सिमेट्री को नज़रअंदाज कर दें और अगर हम लोग एंटी न्यूट्रिनो को दूसरी साइड ले जाएं और एंटी न्यूट्रिनो के ही तरह कंसीडर करें, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? जो दूसरा रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटी न्यूट्रिनो प्लस न्यूट्रॉन टेंड्स टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये पाया गया कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इससे पता चल गया कि एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, सेम पार्टिकल नहीं है, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। अब 1953 में हम लोग फिर से आते हैं। कोनोपिंस्की एंड महमूद ने एक सिंपल सा रूल इंट्रोड्यूस करा था कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, ये बताने के लिए उन्होंने लेप्टॉन नंबर असाइन कर दिया सारे पार्टिकल्स को। अब सारे पार्टिकल्स मतलब कि जो लेप्टॉन्स हैं उन्हें +1 और -1, और जो बाकी के पार्टिकल्स थे यानी जो मेसॉन्स और बैरियॉन्स थे उन्हें लेप्टॉन नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि वो लेप्टॉन्स तो है नहीं, है ना, मिडिल वेट और हेवी वेट पार्टिकल्स है। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि लेप्टॉन्स यानी लाइट वेट, मेसॉन्स यानी मिडिल वेट और बैरियॉन्स यानी हेवी वेट। तो जो बाकी के पार्टिकल्स थे मेसॉन्स और बैरियॉन्स, उनके लिए लेप्टॉन नंबर 0, और लेप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स और न्यूट्रिनोज के लिए लेप्टॉन नंबर +1, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल्स के लिए यानी पॉजिट्रॉन के लिए, पॉजिटिव म्यूऑन के लिए और एंटी न्यूट्रिनो के लिए लेप्टॉन नंबर कितना? -1। यानी जो लेप्टॉन्स के फैमिली में जो हमारे पास थे, लेप्टॉन्स की फैमिली में कौन कौन थे? इलेक्ट्रॉन थे, म्यूऑन थे और न्यूट्रिनो थे, और उनके एंटी पार्टिकल्स थे, है ना। तो जो पार्टिकल्स थे उनको +1 लेप्टॉन नंबर और जो एंटी पार्टिकल्स थे उनको -1 लेप्टॉन नंबर। अब उन्होंने एक लॉ स्टेट करा कि द सम ऑफ द लेप्टॉन नंबर्स बिफोर मस्ट इक्वल टू द लेप्टॉन नंबर आफ्टर। रिएक्शन के पहले लेप्टॉन नंबर जितना होगा, रिएक्शन के बाद भी लेप्टॉन नंबर उतना ही होना चाहिए। ये बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की तरह है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिएक्शन है, एंटी न्यूट्रिनो प्लस प्रोटॉन टेंड्स टू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, E+ है यानी पॉजिट्रॉन है ये। तो एंटी न्यूट्रिनो का लेप्टॉन नंबर -1 क्योंकि एंटी पार्टिकल है। प्रोटॉन जो है वो बैरियॉन की कैटेगरी में आ जाएगा तो इसका लेप्टॉन नंबर 0। न्यूट्रॉन भी बैरियॉन की कैटेगरी में आ जाएगा तो इसका भी लेप्टॉन नंबर 0। और पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल है यानी इसका भी लेप्टॉन नंबर -1। तो ये पहले रिएक्शन के पहले भी लेप्टॉन नंबर -1, रिएक्शन के बाद भी लेप्टॉन नंबर -1, तो ये यहाँ पे लेप्टॉन नंबर कंजर्व यानी ये रिएक्शन पॉसिबल। अब दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ये एंटी न्यूट्रिनो है यानी यहाँ पर लेप्टॉन नंबर -1, न्यूट्रॉन के लिए 0, प्रोटॉन के लिए भी 0 और इलेक्ट्रॉन के लिए +1, यानी यहाँ पर जो लेप्टॉन नंबर है वो कंजर्व नहीं है, यानी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अब कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर से क्या पता लगाया गया कि जो π- है वो μ- प्लस एंटी न्यूट्रिनो में डिके होगा, जो π+ है वो μ+ और न्यूट्रिनो में डिके होगा। μ- जो है वो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस एंटी न्यूट्रिनो में डिसइंटीग्रेट करेगा। μ+ जो है वो पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस एंटी न्यूट्रिनो में डिसइंटीग्रेट करेगा। अब न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो जो है वो हेलिसिटी में भी एक दूसरे से डिफर करते हैं। जो न्यूट्रिनो होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है जबकि एंटी न्यूट्रिनो जो है वो राइट हैंडेड होता है। अब हम लोग आ जाते हैं फाइनल ट्विस्ट, ठीक है, न्यूट्रिनो की स्टोरी में जो फाइनल ट्विस्ट है उस पे आ जाते हैं। तो म्यूऑन निगेटिव जो है, ये म्यूऑन निगेटिव जो है वो पार्टिकल होता है, म्यूऑन पॉजिटिव जो होता है वो एंटी पार्टिकल होता है। ये डिसइंटीग्रेट करता है एक इलेक्ट्रॉन और फोटॉन में। ये जो रिएक्शन है ये एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एरो है उस पर कट मार्क है ना, कि ये एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लेप्टॉन नंबर के साथ कंसिस्टेंट है। तो ऐसा क्यों है? ये अभी एक लॉ मैंने बताया कि अगर लेप्टॉन नंबर रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद अगर सेम है तो वो कंजर्व होगा, और कंजर्व होगा तो वो रिएक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे चार्ज भी कंजर्व है, लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व है, तो फिर यहाँ पे ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली क्यों नहीं देखा जा रहा है? तो अब यहाँ पे रिचर्ड फेनमैन की रूल ऑफ म्यूनेस आती है जो कि ये बताती है कि वॉट एवर इज़ नॉट एक्सप्रेसली फॉरबिडन इज़ मैंडेटरी। तो आप सपोज कीजिए कि दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिनो है। रिचर्ड फेनमैन ने
ये बोला कि दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिनो हैं। एक न्यूट्रिनो जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेटेड है और दूसरा वाला जो है वो म्यूऑन के साथ रिलेटेड है। न्यू ई जो है वो न्यूट्रिनो, वो सिंबल है न्यूट्रिनो एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन के लिए, और म्यूऑन के साथ जो न्यूट्रिनो एसोसिएटेड है वो उसे हम लोग डिनोट करेंगे म्यू से। अब हम लोग असाइन करें एक म्यूऑन नंबर, है ना। ये लेप्टॉन नंबर, न्यूट्रिनो को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एक म्यूऑन न्यूट्रिनो। अब उन्होंने क्या बोला कि हम लोग यहाँ पे लेप्टॉन नंबर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक म्यूऑन नंबर और एक इलेक्ट्रॉन नंबर। तो म्यूऑन नंबर उन्होंने असाइन करा L = +1 निगेटिव म्यूऑन को, और म्यूऑन न्यूट्रिनो को, और L = -1 टू पॉजिटिव म्यूऑन एंड एंटी म्यूऑन न्यूट्रिनो को। एंड एट द सेम टाइम एक इलेक्ट्रॉन नंबर उन्होंने असाइन करा L = +1 टू इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, और L = -1 टू पॉजिट्रॉन एंड एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। यानी म्यूऑन नंबर जो था वो म्यूऑन के लिए था और म्यूऑन न्यूट्रिनो के लिए था +1, और -1 था एंटी म्यूऑन और एंटी म्यूऑन न्यूट्रिनो के लिए। और इलेक्ट्रॉन नंबर जो था वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के लिए +1 था, और एंटी इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के लिए -1 था। और उन्होंने फिर से ये बताया कि अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो लेप्टॉन नंबर होगा वो कंजर्व होगा, और उन्होंने लेप्टॉन नंबर को दो सेपरेट लॉज में बांट दिया। पहला कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ म्यूऑन नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ से ये निकल कर सामने आया कि जो बीटा डीके का रिएक्शन था कि न्यूट्रॉन जो है वो पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट होता है। अब वो बताया गया कि जो न्यूट्रॉन है वो डीके होकर एक प्रोटॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और एंटी न्यूट्रिनो देगा, और जो ये एंटी न्यूट्रिनो होगा वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होगा, यानी ये एक एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होगा। पाई माइनस जो है वो डीके होके एक म्यू माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो देगा, और ये एंटी न्यूट्रिनो जो है वो म्यूऑन से रिलेटेड होगा, यानी ये एक एंटी म्यूऑन न्यूट्रिनो होगा। ठीक उसी तरीके से पाई प्लस म्यू प्लस यानी कि एंटी म्यूऑन और म्यूऑन न्यूट्रिनो, उसी तरीके से म्यू माइनस डीके होके इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो प्लस म्यूऑन न्यूट्रिनो देगा, और म्यू प्लस डिसइंटीग्रेट होकर पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो प्लस एंटी म्यूऑन न्यूट्रिनो देगा। तो ये 2 न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ ब्रुकहेवन में 1962 में, और लेडरमैन, स्वार्ट्ज एंड स्टीनबर्गर में कोलैबोरेट होकर यहाँ पे 29 इंस्टेंसेस पाए इस रिएक्शन के। एंटी म्यूऑन न्यूट्रिनो प्लस प्रोटॉन टेंड्स टू एंटी म्यूऑन प्लस न्यूट्रॉन, और एक भी केस नहीं पाया गया ये नीचे वाला रिएक्शन, यानी जो एंटी म्यूऑन न्यूट्रिनो प्लस प्रोटॉन इक्वल्स टू पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये नीचे वाले रिएक्शन के एक भी केस पाए नहीं गए, और ऊपर वाले केस में 29 इंस्टेंसेस पाए गए। तो फाइनली 1962 में ये इस्टेब्लिश हो गया कि जो लेप्टॉन फैमिली है वो उसमें 8 मेंबर्स हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉजिट्रॉन, ठीक है, फिर म्यूऑन और एंटी म्यूऑन, ठीक है। अब न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, न्यूट्रिनो म्यूऑन से रिलेटेड, फिर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड न्यूट्रिनो का एंटी, और म्यूऑन न्यूट्रिनो से रिलेटेड एंटी, ठीक है। तो टोटल हो गए 8। तो ये था लेप्टॉन फैमिली। तो उम्मीद है कि ये न्यूट्रिनो और एंटी पार्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शंस में है। एट लास्ट, विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो।